हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ स्त्री का पत्र। पाठ का उद्देश्य है, स्त्रियां ही संतति की परंपरा में मुख्य भूमिका निभाती हैं, फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आज तक स्त्रियां ही उपेक्षित होती आई हैं। प्रत्येक स्त्री को किसी न किसी दुख का सामना अवश्य करना पड़ता है। प्रस्तुत पत्र में ऐसी ही एक स्त्री के दुखों का वर्णन किया गया है। क्या बोला गया है बच्चों कि हमेशा जो है स्त्रियां जो है वो हमेशा बहुत मुख्य जो है भूमिका निभाती है, लेकिन फिर भी हमें हमेशा किसी न किसी दुख का जो है सामना करना पड़ता है, और यही जो है इसमें पत्र के माध्यम से हमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को। हम तब से साथ ही रहे। अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मंझली बहू जगन्नाथपुरी आई थी तीर्थ करने। क्या बोला गया है, बताया गया है बच्चों कि वो लिखती हैं कि आज 15 साल जो है वो हमारे शादी को हो गए हैं और हम अब तक साथ ही रहे, लेकिन कभी मुझे आपको चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। आज आपकी जो है तुम्हारे घर की जो मंझली बहू है वो हमारे घर यात्रा करने आई थी। आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी न समझना। बोला गया है कि जब वो आई तो मुझे पता चला कि दुनिया और भगवान से मेरा एक और रिश्ता भी है, इसलिए मैंने हिम्मत करके जो है ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे मंझली बहू की चिट्ठी मत समझना। वह दिन याद है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई थी तुम सबको। मेरे घर के लोग अवगत करते करते हैरान हो गए। बोला गया है बच्चों कि जब आप मुझे देखने आए थे शादी के लिए, उस समय मेरा 12वां वर्ष मतलब 12 साल की हुई थी मैं, और जो है सुदूर गांव में जो है क्या था, हमारा घर था, और वहां तक पहुंचने में आपको बहुत मुश्किल हुई थी, और आप लोग जो है हम लोग आपकी आवभगत करते करते हैरान हो गए थे। विदाई की करुण धुन गूंज उठी। मैं मंझली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा बहुत सुंदर है। क्या बोले गया बच्चों कि फिर उनके बाद उनकी शादी हो गई, और जब सब लोग जो है उन्हें देखने आते तो सब लोग यही बोलते थे कि हाँ, जो बहू जो है वो सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाह कर भी न भूल सके। माँ कहती है औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है। बोलते हैं कि मेरी सुंदरता को तो तुम लोग जल्दी भूल गए, लेकिन मेरे अंदर दिमाग है, ये चीज़ तुम लोग नहीं भूले। और मेरी माँ तो कहती है, लेखिका कहती है कि मेरी माँ तो कहती है कि औरत में जो तेज दिमाग होता है वो भी क्या है, वो भी एक मुसीबत ही है। लेकिन मैं क्या करूँ। तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा भला कहते हैं सो कहते रहें। मैंने सब माफ कर दिया। मैं छुप छुप कर कविता लिखती थी। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थी। क्या बोला गया है बच्चों, बोलती हैं कि लेकिन इसमें मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती थी। अगर लोग जो ये बात बोलते हैं कि ये बहुत तेज़ है और लोग बुरा भला कहते थे, लेकिन मैंने तो इन सबको माफ़ कर दिया। मैं तो बस छिप छिप कर थोड़ी सी कविताएं लिखती थी, और वो कविताएं जो है वो इन सभी बंधनों से आज़ाद थी। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। वो बोल रहे हैं कि मेरी नन्ही सी बेटी को जो है छीनकर जो है मौत मेरे पास आ गई और उसे ले गई। माँ बनने का दर्द तो मैंने उठा लिया, लेकिन माँ जो है कहलाने का जो सुख है कि मेरी बेटी जो है मुझे माँ बोलती, वो मुझे सुख जो है वो नहीं मिल पाया। इस हादसे को भी मैंने पार किया। फिर जुट गई रोजमर्रा के काम काज में। गाय भैंस साना पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। गाय भैंस मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। बोला गया है बच्चों कि अब ये सब हादसा भी भूल कर दोबारा से जो रोज़मर्रा के जो काम करती थी उन सब में लग गई, और तुम लोगों से ज़्यादा जो है गाय भैंस जो है वो उन्हें क्या लगते थे, वो उन्हें अपने से लगते थे। इस वजह से इसकी तरह से जो है शायद जीवन बीत जाता। आज का यह पत्र लिखा ही नहीं जाता, लेकिन अचानक मेरी गृहस्थी में जिंदगी का एक बीज आ गिरा। यह बीज जड़ पकड़ने लगा और गृहस्थी की पकड़ ढीली होने लगी। जेठानी जी की बहन बिंदु अपनी माँ के गुजरने पर हमारे घर आ गई। क्या बोला गया है बच्चों, बताया गया है कि ये पत्र शायद वो आज भी नहीं लिखती, और शायद उनकी जो गृहस्थी की ज़िंदगी का जो बीज है वो गिर जाता। लेकिन फिर उनके घर कौन आया, उनके घर उनकी जेठानी जी की जो बहन है बिंदु, वो आ गई। वो कब आई, जब उनकी जेठानी जी की जो माँ है, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद बिंदु उनके घर आ गई। मैंने देखा कि तुम सभी परेशान थे। जेठानी जी के पीहर की लड़की न रूपवती थी न धनवती थी। जेठानी जी इस समस्या को लेकर उलझ गई। एक
तरफ बहन का प्यार तो दूसरी तरफ ससुराल की नाराजगी। मतलब बताया गया है कि बिंदु जो है वो ज़्यादा शक्ल की भी अच्छी नहीं थी और ज़्यादा धनवती, मतलब ज़्यादा उनके पास धन भी नहीं था। तो अब जेठानी जी जो है वो इस समस्या में उलझ गई कि अपनी बहन को देखूं या फिर अपने ससुराल की नाराज़गी को दूर करूं। अनाथ लड़की के साथ ऐसा रूखा बर्ताव होते देख मुझसे न रह गया। मैंने बिंदु को अपने पास जगह दी। जेठानी दीदी के ने चैन की सांस ली। गलती का बोझ मुझ पर आ मड़ा। क्या बोला गया बच्चों कि जब उनकी जेठानी जी जो है वो इतनी ज़्यादा दुखी थी बिंदु को लेकर, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे अपने पास रख लिया और फिर उसके बाद जो है ससुराल में जो है सब लोग जो है उसको जो है गलती का बोझ जो है समझने लगे। पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी। बिंदु ने प्रेम का विशाल सागर मुझ पर उड़ेल दिया। मुझे कोई इतना प्यार और सम्मान न दे सकेगा यह मैंने सोचा भी न था। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया बच्चों कि जब बिंदु जो है पहले तो वो थोड़ा सा हिचकती थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब उन्होंने उसे जाना तो वो उससे जो है प्यार करने लगी थी। और उसके बाद जो है लेखिका बताती कि मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे भी जो है इतना प्यार कर सकेगा। बिंदु का जो प्यार दुलार मुझसे मिला वह तुम लोगों को फूटी आंख न सुहाया। याद आता है वह दिन जब बावजूद बंद गायब हुआ। बिंदु पर चोरी का इल्जाम लगाने में तुम लोगों को पल भर में भी झिझक न हुई। क्या बोला गया है बच्चों, हमें बताया गया है कि जब उन्होंने जो है बिंदु को जो है वो प्यार दुलार जो उनसे मिला है वो उन्हें कभी भी उनके जो है ससुराल वालों से इतना प्यार नहीं मिला। और जब जैसे एक ही दम से एक दिन जो है बाजूबंद जो गायब हुआ तो एक ही दम से उन लोगों ने क्या किया, बिंदु पर जो है उस चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिंदु के बदन पर जरा सी लाल घमोरी क्या निकली, तुम लोग झट बोले चिचक। किसी इल्जाम का सबूत न था, सबूत के लिए उसका बिंदु होना ही काफी था। क्या बोला गया है बच्चों कि उसको जो है थोड़ी सी घमोरियां हो गई तो लोगों ने बोले कि उसको तो बीमारी लग गई है, और उन्होंने किसी सबूत की भी वो नहीं की और उन्होंने झट से जो है उस पर इल्जाम लगा दिया। क्यों? क्योंकि वो बिंदु थी। बिंदु बड़ी होने लगी, साथ साथ तुम लोगों की नाराजगी भी बढ़ने लगी। जब लड़की को घर से निकालने की हर कोशिश नाकाम हुई तब तुमने उसका ब्याह तय कर दिया। लड़की वाले लड़के देखने तक न आए। तुम लोगों ने कहा ब्याह लड़के के घर से होगा, यह उनके घर का रिवाज है। सुनकर मेरा दिल कांप उठा। ब्याह के दिन तक बिंदु अपनी दीदी के पांव पकड़कर बोली, दीदी मुझे इस तरह मत निकालो, मैं तुम्हारी गौशाला में पड़ी रहूंगी, जो कहोगी सो करूंगी। बताया गया है बच्चों की जब बिंदु जब बड़ी हो गई और जब उनको हर कोशिश जो है उनको नाकाम होती दिखी कि अब हम इसे घर से नहीं निकालने पा रहे, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम इसकी शादी कर देते हैं। और शादी करने के लिए जो लड़के वाले थे वो बिंदु को देखने तक नहीं आए और उन्होंने ये बोल दिया लेखिका को कि लड़के वाले चाहते हैं कि उनके घर पर शादी होगी। और उस दिन अपनी शादी वाले दिन भी बिंदु जो है वो अपनी दीदी के पाँव पकड़ कर कह रही थी कि दीदी प्लीज़ मुझे मत निकालो, मैं आपके घर की गौशाला में रह लूँगी, जो कहोगी वही करूँगी, पर प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकालिए। बेसहारा लड़की सिसकती हुई मुझसे बोली, दीदी क्या मैं सचमुच अकेली हो गई हूँ? मैंने कहा ना बिंदु ना, तुम्हारी जो भी दशा हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे, उन्हें रोककर वह बोली, बिंदु याद रख पति ही पत्नी का परमेश्वर है। 3 दिन हुए बिंदु के ब्याह को। सुबह गाय भैंसों को देखने गौशाला में गई तो देखा एक कोने में पड़ी थी बिंदु। मुझे देखकर फफक कर रोने लगी। क्या बोला गया बच्चों, बताया गया है कि जब बिंदु जो है अपनी बहन के पास ऐसे जाती है तो उसके बाद फिर वो लेखक के पास आती है। वो कहती है क्या सच में मैं अकेली हुई हूँ? तो वो बोलती है बिंदु को कि नहीं बिंदु, मेरे होते हुए तुम कभी भी अकेली नहीं हो सकती। फिर बिंदु की शादी हो गई और उसके बाद उसकी जो दीदी है वो उसे बोलती है कि पति का घर ही जो है वो अपने पति को ही जो है तुम अपना परमेश्वर मानो, ये हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद जब 3 दिन बाद लेखिका उसके घर जाती है तो वो देखती है कि बिंदु जो है गौशाला में किसी कोने में पड़ी होकर रो रही है, और वो जो है लेखिका को देखकर वो और ज़्यादा रोने लगी। बिंदु ने कहा कि उसका पति पागल है, बेरहम सास और पागल पति से बचकर वह बड़ी मुश्किल से भागी। गुस्से और घृणा से मेरे तन बदन में आग लग गई। मैं बोल उठी, इस तरह का धोखा भी भला कोई ब्याह है? तू मेरे पास ही रहेगी, देखूं तुझे कौन ले जाता है। फिर उसके बाद जो है बिंदु रोते रोते कहती है कि मेरा पति पागल है और जो सास है वो बहुत ज़्यादा बेरहम है और बहुत मुश्किल से बचकर मैं जो है यहाँ भाग के आ गई हूँ। फिर उसके बाद जो लेखिका उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, घृणा का भाव आने लगा। वो बोलती हैं कि इतना ज़्यादा बड़ा धोखा दिया है उन्होंने, अब तुम्हें जो है मैं देखती हूँ कि तुम्हें यहाँ से कौन लेके जाता है, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगी। मौखिक बिंदु कौन थी बताओ बच्चों? वेरी गुड, बिंदु उनकी जेठानी की जो है बहन थी। ऐसे ही बाकी सभी क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। अगला,
तुम सबको मुझ पर बहुत गुस्सा आया। सब कहने लगे बिंदु झूठ बोल रही है। कुछ ही देर में बिंदु के ससुराल वाले उसे लेने आ पहुंचे। मुझे अपमान से बचाने के लिए बिंदु खुद ही उन लोगों के सामने आ खड़ी हुई। वे लोग बिंदु को ले गए। मेरा दिल दर्द से चीर उठा। मैंने बिंदु को रोक न सकी। मैं समझ गई कि चाहे बिंदु मर भी जाए, वह अब कभी हमारी शरण में नहीं आएगी। बोला गया है बच्चों कि जब उन्होंने देखा कि जो बिंदु जो है, जब उसके ससुराल वाले उसे लेने आए तो ये लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, बिंदु तो झूठ बोल रही है, बिंदु झूठ बोली। फिर बिंदु जो है वो अपने ससुराल वालों के साथ चली गई और उससे कुछ भी नहीं बोला। और उसके बाद अब बिंदु ने सोचा कि अब चाहे मतलब वो मर भी जाएगी तो भी वह उनकी शरण में नहीं आएगी। तभी मैंने सोचा कि बड़ी बुआ जी जगन्नाथपुरी तीर्थ करने जाएंगी। मैंने कहा मैं भी साथ जाऊंगी। तुम सब यह सुनकर खुश हो गए। मैंने अपने भाई शरद को भेजा। उसे बोली भाई अगले बुधवार को मैं पूरी जाऊंगी, जैसा भी हो बिंदु को भी उसी गाड़ी में बिठाना होगा। उस दिन शाम को शरद लौट आया। उसका पीला चेहरा देखकर मेरे सीने पर सांप लौट गया। मैंने सवाल किया, उसने राजी नहीं कर पाए। उसकी जरूरत नहीं, बिंदु ने कल अपने आप को आग लगाकर आत्महत्या कर ली, शरद ने उत्तर दिया। बोला गया बच्चों कि जब जो बुआ जी है जगन्नाथपुरी, वो तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी, तो फिर उन्होंने बोला लेखिका ने कि मैं भी इनके साथ ही चली जाऊंगी तीर्थ यात्रा पर। तो सब बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने अपने भाई को बोला कि तुम एक काम करना, तुम बिंदु को भी मनाकर यहाँ ले आना और बिंदु मेरे साथ बस में बैठ जाएगी और हम दोनों साथ में इस गाड़ी से चले जाएंगे। तो फिर शरद आता है और उसका मुंह बिल्कुल पीला पड़ गया था। और फिर वो पूछती कि क्या हुआ, बिंदु नहीं मानी क्या, उसे तुम मना नहीं पाए? तो फिर वो बोलते हैं उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने खुद को आग लगाकर जो है आत्महत्या कर ली। मैं स्तब्ध रह गई। तीर्थ करने जगन्नाथपुर आई हूँ, बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे लिए यह जरूरी था। बोलते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा क्या है निश्चित रह गई कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, और बिंदु को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरा यहाँ पर आना जो है बहुत ज़रूरी था। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारा चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा, गृह गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। उस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। बोला गया है बच्चों, हमें बताया गया है कि जो दुख कष्ट जो होते हैं, जो लोग देखते हैं, वो मेरे जीवन में नहीं था। और तुम्हारे घर में कोई खाने पीने की भी कमी नहीं थी, और तुम्हारे भैया का चरित्र जैसा भी हो, लेकिन तुम बहुत अच्छे थे और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम्हारे घर में जो मैंने बिंदु का हाल देखा, वह गृह गृहस्थी से लिपटी हुई उस औरत का परिचय जो मैं देख चुकी हूँ, मैं वैसी नहीं बनना चाहती हूँ। और इस वक्त मैं जो है एक नीले समुद्र के, एक बहुत बड़े विशाल नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाजों के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहां से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिरा कर मुझे आज़ाद किया। मजली बहू खत्म हुई। वो बोलती हैं कि तुमने जो है मुझे रीति रिवाजों के बंधन में बांध लिया था, और जब बिंदु ने उसे देखा तो बिंदु की जब मौत हुई तो उसने उस पर्दे को जो है हटा दिया, मुझे आज़ाद कर दिया। अब मजली बहू जो है वो यहाँ पर ख़त्म होती है। क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अब बिंदु की तरह मरने वाली हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ऐसा पुराना मजाक नहीं करूँगी। मीराबाई भी मेरी तरह औरत थी, उसके बंधन भी कम नहीं थे। उनसे मुक्ति पाने के लिए उसे आत्महत्या तो नहीं करनी पड़ी। मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊँगी। अब वो बोलती हैं कि तुम ये मत सोचना कि मैं भी बिंदु की तरह मर जाऊँगी। मैं बिंदु की तरह नहीं मरूँगी, ऐसे मजाक मैं नहीं करती। मीरा भाई भी तो एक औरत थी, वो कभी नहीं मरी। उन्होंने अपने खुद पर भरोसा था, जैसे उन्हें भरोसा था मुझे भी खुद पर भरोसा है, और मैं जीऊँगी और मैं जी सकती हूँ। तुम लोगों के आश्रय से मुक्त मृणाल श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। ये इसके लेखक कौन है बच्चों? इसके लेखक हैं श्री रविंद्रनाथ ठाकुर जी। चलिए उनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। ये प्रथम भारतीय साहित्यकार थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला है। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है बच्चों। इनकी रचनाएं 2 देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं। राष्ट्रगान भी इन्होंने बच्चों लिखे हैं। गीतांजलि, वनवाणी, महुआ, कनिका, 2 बहनें, गौरा आदि इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ये सब इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। 7 अगस्त 1941 को क्या हो गया बच्चों? इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। आओ अभ्यास करें। पहला, वाचन श्रुतलेख। ब्याह, जगन्नाथपुरी, रोजमर्रा, माहौल। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल,
निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर उनके सामने बने गोलों में भरे। क्या करना है बच्चों, जो सही आंसर है उसे हमें सामने बने OMR में फिल करना है। मंजली बहू का क्या नाम था, बताओ बच्चों। वेरी गुड, मंजली बहू का नाम सविता था। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, सही वाक्य के सामने टिक करना है और जो गलत है उसके सामने क्रॉस करना है। लेखिका की शादी 12 वर्ष की आयु में हुई थी, कैसा हुआ था बच्चों। वेरी गुड, हाँ, लेखिका की जो शादी है वो उसकी 12 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश की करुणा गूंज उठी थी। वेरी गुड, उत्साह की करुण जो है वो धुन गूंज उठी थी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौट कर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी हूँ। अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। लेखिका को घर में किस चीज़ की कमी नहीं हुई थी, बताओ बच्चों। वेरी गुड, लेखिका को घर में खाने पीने की कभी कमी नहीं हुई थी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। मंजली बहू को अभी तक अपने पति को पत्र लिखने का मौका क्यों नहीं मिला था। वेरी गुड, जो मंजली बहू है उसे अभी तक जो है अपने पति को पत्र लिखने का मौका इसलिए नहीं मिला था क्योंकि अभी तक जो है उन्होंने हिम्मत ही नहीं की थी, उनके अंदर वो साहस नहीं आया था। लेकिन जब बाद में वो जब अपनी जो है जेठानी को आते हुए देखती है तो वो बहुत मतलब ऐसे हो जाती है, उनके अंदर वो साहस की जो उम्मीद है वो जागती है। उसके बाद जो है वो अपने पति को पत्र लिखती हैं। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में दीजिए। मंजली बहू को घर वालों की क्या क्या बातें सुननी पड़ती थी। मंजली बहू को घर वालों की बातें यह सुननी पड़ती थी कि वह बहुत तेज है और सब उसके बारे में ये सब चीज़ें बोलते थे, लेकिन वह इन सब चीज़ों को माफ़ करके वो छुप छुप कर जो है कविताएं लिखती रहती थी। और जब उन्होंने बिंदु को अपने पास रखा तो उसके बाद जो है घर वालों ने बहुत सुनाया कि क्यों तुमने जो है इस बला को अपने सर पर रख लिया है। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, शब्द ज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के तीन समानार्थी शब्द लिखे, इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। पहला है दुनिया। दुनिया का क्या होगा बच्चों। वेरी गुड, दुनिया, जग, जगत, संसार। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। फूटी आंख न सुहाना, क्या होगा बच्चों। वेरी गुड, बिल्कुल भी अच्छा न लगना। बिंदु मंजली बहू के घर वालों को फूटी आंख न सुहाती थी। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, भाषा ज्ञान। भाषा के लिखित रूप में रुकने अथवा विराम चिन्ह के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे, पहले मेरा स्नेह पाकर बिंदु सकुचाती थी, पर धीरे धीरे वह मुझसे प्यार करने लगी। वाक्य में अल्प विराम, योजक व पूर्ण विराम चिन्ह प्रयुक्त हुए हैं। क्या बोला गया बच्चों कि जब हम वाक्य में कहीं रुकते हैं या फिर कहीं पे हमें उसे कुछ भी हमें लिखित रूप में कोई भी हमें सिंबल देना हो तो हम क्या करते हैं, तो हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब ये संकेत चिन्ह कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। क्या करना है बच्चों, हमें उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। जेठानी दीदी की आंखों में आंसू थे। ठीक है, बाद क्या जाएगा बच्चों। वेरी गुड, ठीक है, बाद आ जाएगा हमारा पूर्ण विराम। उन्हें रोककर वह बोली। उन्हें रोककर वह बोली के बाद क्या आएगा, अल्प विराम। ऐसे ही बाकी सभी आपको स्वयं करने हैं। अगला सवाल, रचनात्मक कार्य। नारी की समाज में स्थान विषय पर एक निबंध लिखा। आपको क्या करना है बच्चों कि नारी का जो है समाज में क्या स्थान है उस पर आपको एक निबंध लिखना है। क्रियात्मक अभिव्यक्ति, किसी बेसहारा पर अत्याचार होने से रोकने का प्रयत्न कीजिए। कि अगर आपको दिख रहा है कि कोई जो है बेसहारा है और उस पर कोई अगर अत्याचार कर रहा है तो उसे वहाँ आपको रोकने की कोशिश करनी है। जीवन मूल्य, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है बच्चों, हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि नारी कभी कमज़ोर नहीं होती। और उम्मीद है आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसका अच्छे से अभ्यास कीजिए।